नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा में जजों की संख्या बढ़ाए जाने संबंधी और राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक सूचीबद्ध। विपक्ष के हंगामे के चलते सत्र के पहले 2 दिन नहीं हो पाया विधायी कामकाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा, स्कोप से म्यूजियम में गांधी जी की मूर्ति का करेंगी उद्घाटन। उत्तर मैसेडोनिया में संसद को किया संबोधित, बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय अहम बैठक आज से। बैठक में संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हो सकता है फैसला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस के दौरे पर। आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा कि विश्व में अनिश्चितता के दौर में भारत आसियान के बीच मजबूत साझेदारी जरूरी। और भारतीय नौसेना आज करेगी स्वदेशी ASW युद्धपोत मालवन को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल। मालवन आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत निर्माण और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के लिए पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है और इस विधेयक को सोमवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे और इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अन्य अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे और टकराव के चलते कामकाज प्रभावित रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी दोनों सदनों में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया था। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का कहना है कि उसने संसद में चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगे बदल दी। सरकार के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता अकबर रोड के पास धरने पर बैठ गए और उनसे बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजा गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की थी और जब सरकार ने ये मांग मान ली तो वो अपनी बात से मुकर गए। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग माने जाने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इसमें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से बदल गए और धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस ने अब तक इस विषय पर चर्चा के लिए कोई औपचारिक नोटिस नहीं दिया है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था
कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए इसे अराजकता करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है और उसे पार करना अराजकता माना जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को लेकर तीखी आलोचना की। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है। और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा का आज अंतिम दिन है। आज वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सबसे पहले वे स्कोपिये में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगी और इस दौरान उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। और इसके बाद राष्ट्रपति स्कोपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। और इस कार्यक्रम में उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और स्कोपिये की महापौर भी शामिल होंगी। बाद में राष्ट्रपति ओहरिड झील का दौरा करेंगी। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी यात्रा के दौरान राजधानी स्कोपिये में संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। We in India regard the Republic of North Macedonia not as a distant country, but as an important pillar in the architecture of a stable, multipolar, and prosperous global future. Our relationship was set in motion more than 2 millennia ago. The historic expedition of warriors of traders from this region opened vital corridors for trade, philosophy, and art, connecting our early civilizations. महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और इससे लाखों महिलाएं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। Where 1/3 of the seats are reserved for women. As a result, millions of women have become active participants in public life. We have also recently enacted a historic law that will ensure 1/3 reservation for women in the lower house of parliament and in the state legislative assemblies, reaffirming our commitment to more representative and inclusive democratic institutions. राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण पूर्वी यूरोप के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। The geopolitical and economic centers of gravity are shifting. In this new era,
India views Southeast Europe not as a region on the margins, but as a dynamic theatre of growth and innovation. North Macedonia sits at the crossroads of this transformation. Your nation is a vital gateway connecting the Mediterranean with Central Europe and East with West. We are committed to scaling up our engagement bilaterally and across the wider region, including through emerging trade and investment opportunities. और साथ ही राष्ट्रपति ने व्यावसायिक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऑर्गेनिक रसायन, उच्च गुणवत्ता का लोहा इस्पात, विद्युत मशीनरी और वस्त्रों का निर्यात कर रहा है, जबकि नॉर्थ मैसेडोनिया से उच्च गुणवत्ता का संगमरमर भारत आता है। और साथ ही उन्होंने दोनों देशों से व्यापार में विविधता लाने और इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। India is already exporting organic chemicals, high-grade iron and steel, electrical machinery, and textiles. North Macedonia's exports include high-quality marble, which is highly valued in our expanding market. We should further diversify and set an ambitious target to double our trade volume by the end of this decade. और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ये वैश्विक पहल रचनात्मक उद्योग, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। I will also invite North Macedonians to participate in the World Audiovisual and Entertainment Summit next year in India. This is an international forum launched by the Government of India to promote cross-border collaborations in the creative industry, media and entertainment sectors. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की SIT और पुलिस जांच के बीच अयोध्या के मणिराम दास छावनी में महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। आज होने वाली इस बैठक में महत्वपूर्ण संगठनात्मक ढांचे और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि बैठक में मंदिर के चढ़ावे की गणना, लेखा प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था, निगरानी तंत्र और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर नई व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी। बैठक में राम मंदिर में नोटों की काउंटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही खाली पड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने पर भी निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद का ही होगा। ये लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण और उसके बाद हुई जांच के मद्देनजर ट्रस्ट अब प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
और इसी क्रम में नई कार्यप्रणाली, जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली पड़े पदों पर नए नामों की घोषणा की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम सब समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इसीलिए ये भी चिंता का कारण बन सकता है और इसीलिए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। In this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. Energy, food, and health security can no longer be taken for granted. Because we are all so dependent on maritime trade, that too could become a source of anxiety. Observing international law in that regard is therefore vital. Coincidentally, 2026 is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation. It is a timely reminder of what we can do for a more stable and secure future. विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज भारत आसियान एजेंडा में व्यापार और निवेश, मोबिलिटी, टेक, डिजिटल और एआई, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी, साथ ही कनेक्टिविटी शामिल है। सिर्फ गहरे सहयोग से ही हम जोखिम कम कर सकते हैं और विविधता ला सकते हैं। Both India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities, even while addressing challenges. And there are many of them amongst us and between us. The India-ASEAN agenda today covers trade and investment, mobility and talent, tech, digital and AI, green and sustainability, as well as connectivity. It is only through deeper cooperation that we can de-risk and diversify. India and ASEAN have traditionally worked for the welfare of the larger region. For India, ASEAN centrality is a key principle. विदेश मंत्री इस पूर्वी एशियाई देश की यात्रा के दौरान क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे और आसियान के तहत होने वाली चर्चाओं में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जयशंकर क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। क्वाड बैठक में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है और साथ ही समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, क्षेत्रीय स्थिरता पर सहयोग और वैश्विक घटनाक्रम और आपसी साझेदारी की समीक्षा की भी संभावना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्ट्रियल बैठक शुरू हो गई है। आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। कल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि 24 जुलाई को डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल हेल्थ, महामारी से निपटने की तैयारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा और इस बैठक में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता का निर्माण। ये बैठक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देगी। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के करवार में आईएनएस मालवन को अपनी सेवा में शामिल करेगी। ये माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत है। ये भारत में बने युद्धपोतों के निर्माण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ ही वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि,
पूर्व सैनिक और अन्य खास मेहमान भी शामिल होंगे। INS मालवन का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में किया गया है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है। माहे श्रेणी के ये युद्धपोत तटीय और उथले समुद्री इलाकों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद ये तेज, लंबे समय तक समुद्र में काम करने वाले और बेहद सटीक हैं। ये समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई तरह के अभियान चला सकते हैं। INS मालवन को नौसेना में शामिल करना भारतीय नौसेना के बेड़े को आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोतों से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है और इससे देश के रक्षा निर्माण उद्योग को भी और मजबूती मिलेगी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में भारत सरकार के HPV वैक्सीनेशन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और इस वैक्सीन को अब तक 52 से ज्यादा लड़कियों को लगाया जा चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान में 14 साल की करीब 1 करोड़ 20 लाख पात्र लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर झिझक को दूर किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि HPV वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में शुरुआती पहचान और डे केयर कैंसर सेंटर के जरिए इलाज पर भी सरकार का फोकस है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष थमने के बजाय और लंबा होता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है और इसी बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये सैन्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू किया गया था। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज के समुद्री रास्ते में व्यापारी जहाजों पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना है। इस पूरी सैन्य कार्रवाई पर ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल आपूर्ति पर दिखने लगा है। यमन के ईरान समर्थित हूती की धमकी के बाद सऊदी अरब में एशिया जा रहे 2 तेल टैंकरों ने लाल सागर में अपना रास्ता बदल दिया और इन टैंकरों ने सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह से कच्चा तेल लूट किया था, लेकिन हूती संगठन की ओर से सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमले की चेतावनी के बाद दोनों टैंकर वापस मुड़ गए और सवेज नहर की ओर जाने लगे। बता दें कि हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था, तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष भी तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हमले किए, जबकि ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमला करने का भी दावा किया है। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया गया तो उसे देखकर हर भारतवासी के रगों में गर्व और सम्मान की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जिस तिरंगे को आज हम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराते हैं, उसके गढ़ने और बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में सर्वसम्मति से तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ, हमें अनुमति दें। नमस्कार। जिस झंडे के नीचे आज हम अपने आजाद भारत को देखते हैं और जिसको हम स्वतंत्र भारत के ऊपर लहराते हैं, वह मात्र 3 रंगों के कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह हमारी गौरवशाली परंपरा, स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। दरअसल एक देश की पहचान उसके ध्वज, प्रतीक और राष्ट्रगान से होती है, जो उसके लिए अद्वितीय होता है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्हीं में से एक है।
जो हमें गर्व और स्वाभिमान के साथ जीने की ताकत देता है। दरअसल जब भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज पर भी चर्चा हुई। इसके लिए संविधान सभा ने 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने झंडे के आकार और प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया। 14 जुलाई 1947 को ध्वज समिति ने अपनी बैठक में यह तय किया कि झंडा ऐसा होना चाहिए जो सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो। साथ ही समिति ने महसूस किया कि झंडा को दोनों तरफ से देखने पर चरखा अलग अलग रूप में दिखाई देता है, इसलिए समिति ने चरखे की जगह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। झंडा समिति द्वारा झंडे के नए प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में झंडे की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि यह निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोककालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई। काफी विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में सर्वसम्मति से इस तिरंगे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आधे मिनट तक अपने स्थान पर खड़े होकर इस झंडे के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। इसके बाद 14-15 अगस्त की रात को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय पताका तिरंगा राष्ट्र को भेंट की गई। यह गौरवशाली काम संविधान सभा की महिला सदस्यों की ओर से श्रीमती हंसा मेहता ने किया। आजादी की पहली किरण के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को फहराया गया।